दिग्विजय का खून का अर्नव के नाम पर टपकना। दिग्विजय मीठी को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और मीठी को दूध पिलाने लगाता है। कुछ देर में मुंह बनाते हुए मीठी दूध का ग्लास पूरा खत्म करती है तो दिग्विजय रुमाल से मीठी का मुंह पोंछते हुए महेंद्र की तरफ देखता है तो महेंद्र जी उसे ही देख रहे थे। दिग्विजय अंडस्को क्या हुआ काका, कुछ कहना चाहते हैं क्या? दिग्विजय महेंद्र जी को अपने तरफ देखते पाकर पूछता है। महेंद्र जी कैरी बैग से कार्ड निकाल कर दिग्विजय की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, अंडस्को वो मालिक, 1 हफ्ते बाद हमारी पोती की शादी है। अगर आप और मालकिन शादी में आकर हमारी पोती को अपना आशीर्वाद दे दे तो बड़ी कृपा होगी, हमारी बच्ची की जिंदगी शब जाएगी। दिग्विजय हैरानी से महेंद्र को देखते हुए, अंडस्को काका, आपकी पोती वही ना जिसकी आपने पिछले साल हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया था डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए? महेंद्र जी अपना सार हिलाकर हाँ कहते हैं। दिग्विजय महेंद्र को हाँ में सर हिलाते देख और हैरान हो जाता है। दिग्विजय अंडस्को काका, अभी तो वह सिर्फ 21 साल की है और आप उसकी शादी कराना चाहते हैं, आपको बोझ लगती है क्या आपकी पोती? अगर ऐसा है तो हम उसकी पढ़ाई पूरी करवाकर उसे उसके पैरों पर खड़ा कराएंगे। दिग्विजय महेंद्र जी को लगातार देखे जा रहा था। उसे यह नहीं पता था कि महेंद्र जी की पोती आखिर है कौन, वो तो बस एक लड़की को उसके पैरों पर खड़े होते हुए देखना चाहता था। दिग्विजय की पूरी बात सुनने के बाद महेंद्र जी, अंडस्को नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, हमारी पोती हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, वो तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे बेटे बहू की आखिरी निशानी है, हमारे जीने का इकलौता सहारा है, हम उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर आप उसकी शादी इतने जल्दी क्यों कराना चाहते हैं? दिग्विजय फिर से सवाल पूछ बैठता है। महेंद्र जी पहले तो दिग्विजय को गौर से देखते हैं, उसके बाद एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बोलना शुरू करते हैं। वह मालिक, उस दिन जो हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपको तो पता है कि हमें भी चोट आई थी, बस हमारी जान नहीं गई थी, लेकिन मालिक हमारा इस दुनिया में हमारी पोती की सिवा और हमारी पोती का इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। हम उस दिन से बहुत डर गए हैं मालिक कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद हमारी पोती का क्या होगा? अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी पोती का ख्याल कौन रखेगा? वह इस गंदे समाज में अकेली बेसहारा हो जाएगी। और हमारे इस बुरे शरीर का क्या भरोसा है कि वह कब हमारा साथ छोड़ दे और हम इस दुनिया से चले जाएं। इसलिए हम अपनी पोती की शादी करना चाहते हैं, उसे एक मजबूत हाथों में सौंपना चाहते हैं जो उसका ख्याल रखे, उसे हमसे भी ज्यादा प्यार दे। दिग्विजय चुपचाप महेंद्र जी को देखते हुए उनकी पूरी बात सुनता है। उसे भी समझ आ रहा था कि महेंद्र जी को किस बात का डर सता रहा था। आखिर उसके कंधों पर भी तो 2 जिम्मेदारियां थी जो उसके लिए माँ और बच्चे दोनों जैसी थी, जैसे उसकी नीलम भाभी और उसकी प्यारी सी मीठी जो उसके लिए उसकी बेटी थी और नीलम भाभी जो उसके लिए उसकी भाभी माँ थी। दिग्विजय महेंद्र जी की पूरी बात समझ रहा था, इसलिए वह महेंद्र जी से कहता है, काका अगर ऐसी ही बात है तो आप हमारे यहाँ नौकरी छोड़ सकते हैं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी पोती के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि हमारे यहाँ हमारे ड्राइवर के रूप में काम करना। अगर हमारे दुश्मन के कारण आपको कुछ हो गया और आपकी पोती बेसहारा हो गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है, महेंद्र जी हड़बड़ाते हुए दिग्विजय से कहते हैं, फिर मुस्कुराते हुए उससे आगे कहते हैं, मालिक एक दिन तो हमें हमारी पोती की शादी करनी ही है। और वैसे भी जिस लड़के से हमारी पोती की शादी हमने तय की है वह लड़का बहुत अच्छा है और आपको पता है कुछ ही दिन में वह लड़का विदेशी भी जाने वाला है और हमने उससे बात की है, उसके पूरे परिवार से। उन लोगों को हमारी खनक के आगे बढ़ने से कोई परेशानी नहीं है, वह लोग तो खुद चाहते हैं कि हमारी खनक आगे बढ़कर एक अच्छी और नामी डॉक्टर बने। इसलिए हम अपनी पोती की शादी कर देना चाहते हैं और फिर इस बुढ़ापे की उम्र में हम कहाँ नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकेंगे। अब तो बस आपकी यहाँ नौकरी करते हुए ही अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात होगी कि हम हरिद्वार के भगवान मालिक की यहाँ काम करते हुए अपनी जिंदगी को त्यागेंगे। दिग्विजय देख पा रहा था कि महेंद्र जी के चेहरे पर उनकी पोती का नाम आते हैं किस कदर खुशी छा रही थी, वह अपनी पोती से किस कदर प्यार करते थे। दिग्विजय मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर महेंद्र जी के हाथ से पूरा कैरी बैग लेते हुए ही कहता है, अगर ऐसी बात है फिर तो हम जरूर आपकी पोती की शादी में आएंगे और उसे जिंदगी भर खुश रहने का आशीर्वाद भी देंगे। दिग्विजय की खनक को आशीर्वाद देने वाली बात सुनकर महेंद्र जी मुस्कुराते हैं और दिग्विजय को देखते रहते हैं। वही दिग्विजय कार्ड खोलकर देखने लगता है, तभी वहां नीलम जी आती हुई कहती हैं, नीलम जी अंडस्को किसकी शादी में जाने की बात हो रही है? दिग्विजय कार्ड में नाम पढ़ते हुए कहता है, अंडस्को भाभी माँ काका अपनी पोती की शादी कर रहे हैं तो वह उसी की शादी का कार्ड लेकर आए थे। वह चाहते हैं कि हम और आप दोनों उनकी पोती की शादी में शामिल होकर उसे आशीर्वाद दें। नीलम जी यह सुनकर कि उसे शादी में आशीर्वाद देने के लिए कहा जा रहा है वह उदास हो जाती है और महेंद्र जी की तरफ देखती है तो महेंद्र जी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। नीलम जी उदासी से कहती हैं,
नीलम जी अंडस्को जय काका, हम कैसे आशीर्वाद देने जा सकते हैं? हम तो एक विधवा है और विधवा का किसी भी अच्छे काम में जाना सही नहीं होता है। सबको यही लगता है कि एक विधवा अगर किसी की शादी में या किसी शुभ कार्य में जाएगी तो वह कार्य असफल हो जाएगा और शादी भी टूट जाएगी, और इसलिए हम शादी में नहीं जाएंगे। आप शादी में जाकर बच्ची को आशीर्वाद दे दीजिएगा और हमारे तरफ से कुछ अच्छा सा तोहफा भी। दिग्विजय, जिसका ध्यान कार्ड पर लिखी दोनों नामों को पढ़ने पर था। जैसे ही भाभी माँ ये शब्द कहती है कि वह एक विधवा है और उनका किसी की शादी में जाना अच्छा नहीं होता, दिग्विजय का ध्यान भाभी माँ की तरफ चला जाता है। वह भाभी माँ को गौर से देखा है। उसके हाथ जिसमें उसने कैरी बैग पकड़ रखा था उसकी मुट्ठी कस जाती है। तभी उसके हथेली में कुछ चुभ जाता है जिससे दिग्विजय के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। दिग्विजय के मुंह से निकली सिसकी सुनने के बाद भाभी माँ और महेंद्र जी जल्दी से दिग्विजय के पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ है। तो वह देखते हैं कि दिग्विजय अपनी हथेली देख रहा है जिस पर से पूरा खून बह रहा था और दिग्विजय के हाथ से कार्ड छूटकर नीचे गिर गया था, जिससे दिग्विजय का खून टपक कर उस कार्ड पर लिखे खनक के साथ उसके होने वाले पति अर्नव के नाम को दिग्विजय का खून उस कार्ड से मिटा रहा था। दिग्विजय देखता है कि नीचे गिरे शादी के कार्ड में दुल्हन का नाम तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन दूल्हे के नाम पर उसके खून की बूंदों ने दूल्हे के नाम को मिटा दिया है। दिग्विजय अपनी हथेली से खून को बहते हुए देखते हुए महेंद्र जी से पूछता है, दिग्विजय अंडस्को काका, ये दूल्हा का नाम क्या है और वह कौन है? भाभी माँ और महेंद्र जी दिग्विजय से परेशान होते हुए कहते हैं, आप पहले अपनी चोट को साफ कीजिए मालिक, और इसमें पट्टी करते हैं। नीलम को परेशान होते देख दिग्विजय उससे कहता है, अंडस्को भाभी माँ, बस इतनी ही चोट है, शायद कुछ चुभ गया है, इसमें कुछ था। कहते हुए दिग्विजय कैरी बैग को देखता है तो उसमें छोटी सी कान की बूंदें निकलती है। दिग्विजय उसे बंदे को लेकर हाथ में देखता है तो महेंद्र जी कहते हैं, तो हमारी खनक की है, शायद उसने गलती से कैरी बैग में रख दिया है, माफ कीजिएगा मलिक, हमारी पोती का आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। दिग्विजय, कोई बात नहीं काका, हम कहाँ कुछ रह रहे हैं, और भला इस कान के एक बूंदे से कोई क्या हमें नुकसान पहुंचाएगा? दिग्विजय फिर से महेंद्र जी से कहता है, काका आपने दूल्हे का नाम नहीं बताया। महेंद्र जी जो दिग्विजय को देख रहे थे उसके हाथों से निकलते खून को देखते हुए वह खोए हुए से कहते हैं, महेंद्र जी अंडस्को मालिक नाम है उनका। दिग्विजय और नीलम हैरानी से, क्या कहा आपने? तभी महेंद्र जी को होश आता है कि उन्होंने क्या कहा। वह दिग्विजय से माफी मांगते हुए कहते हैं, माफ कीजिएगा मलिक, गलती से आपका नाम निकल गया। वह दूल्हे का नाम अर्नव है, अर्नव कुलकर्णी हमारे एक मित्र का होता है। नीलम दिग्विजय की हथेली रुई से साफ करते हुए महेंद्र जी से कहती है, नीलम अंडस्को ठीक है काका, आप छुट्टी ले लीजिए अपनी पोती की शादी तक, और अभी आप जाए, आपको बहुत सारे काम होंगे शादी के घर में, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमारी जय का ख्याल रख लेंगे। भाभी माँ की पूरी बात सुनने के बाद महेंद्र जी जो अभी दिग्विजय को देख रहे थे वह बोलते हैं, ठीक है मालकिन, आप लोग जरूर आइएगा शादी में, हम आपका इंतजार करेंगे। कहकर महेंद्र जी वहां से निकल जाते हैं और वह खनक की कान की बूंदें जो दिग्विजय की हाथ में थी वह भी लेना भूल जाते हैं। वहीं दिग्विजय पता नहीं क्यों उस कान की बूंदे को बहुत गौर से देख रहा था और उसे गोल गोल घुमाकर अपनी उंगली में फंसा रहा था। उसे यह कान की बूंदे किसी अपने के होने का एहसास दे रहा था। दिग्विजय का खून का अर्नव के नाम पर टपकना। दिग्विजय मीठी को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और मीठी को दूध पिलाने लगाता है। कुछ देर में मुंह बनाते हुए मीठी दूध का ग्लास पूरा खत्म करती है तो दिग्विजय रुमाल से मीठी का मुंह पोंछते हुए महेंद्र की तरफ देखता है तो महेंद्र जी उसे ही देख रहे थे। दिग्विजय अंडस्को क्या हुआ काका, कुछ कहना चाहते हैं क्या? दिग्विजय महेंद्र जी को अपने तरफ देखते पाकर पूछता है। महेंद्र जी कैरी बैग से कार्ड निकाल कर दिग्विजय की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, अंडस्को वो मालिक, एक हफ्ते बाद हमारी पोती की शादी है, अगर आप और मालकिन शादी में आकर हमारी पोती को अपना आशीर्वाद दे दे तो बड़ी कृपा होगी, हमारी बच्ची की जिंदगी शब जाएगी। दिग्विजय हैरानी से महेंद्र को देखते हुए, अंडस्को काका, आपकी पोती वही ना जिसकी आपने पिछले साल हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया था डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए? महेंद्र जी अपना सर हिलाकर हाँ कहते हैं। दिग्विजय महेंद्र को हाँ में सर हिलाते देख और हैरान हो जाता है। दिग्विजय अंडस्को काका, अभी तो वह सिर्फ 21 साल की है और आप उसकी शादी कराना चाहते हैं, आपको बोझ लगती है क्या आपकी पोती? अगर ऐसा है तो हम उसकी पढ़ाई पूरी करवाकर उसे उसके पैरों पर खड़ा कराएंगे। दिग्विजय महेंद्र जी को लगातार देखे जा रहा था, उसे यह नहीं पता था कि महेंद्र जी की पोती आखिर है कौन। वो तो बस एक लड़की को उसके पैरों पर खड़े होते हुए देखना चाहता था। दिग्विजय की पूरी बात सुनने के बाद महेंद्र जी, अंडस्को नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, हमारी पोती हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, वो तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे बेटे बहू की आखिरी निशानी है, हमारे जीने का इकलौता सहारा है, हम उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
तो फिर आप उसकी शादी इतने जल्दी क्यों कराना चाहते हैं? दिग्विजय फिर से सवाल पूछ बैठता है। महेंद्र जी पहले तो दिग्विजय को गौर से देखते हैं, उसके बाद एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बोलना शुरू करते हैं। वह मालिक, उस दिन जो हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपको तो पता है कि हमें भी चोट आई थी, बस हमारी जान नहीं गई थी, लेकिन मालिक हमारा इस दुनिया में हमारी पोती की सिवा और हमारी पोती का इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। हम उस दिन से बहुत डर गए हैं मालिक कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद हमारी पोती का क्या होगा? अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी पोती का ख्याल कौन रखेगा? वह इस गंदे समाज में अकेली बेसहारा हो जाएगी और हमारे इस बूढ़े शरीर का क्या भरोसा है कि वह कब हमारा साथ छोड़ दे और हम इस दुनिया से चले जाएं। इसलिए हम अपनी पोती की शादी करना चाहते हैं, उसे एक मजबूत हाथों में सौंपना चाहते हैं जो उसका ख्याल रखे, उसे हमसे भी ज्यादा प्यार दे। दिग्विजय चुपचाप महेंद्र जी को देखते हुए उनकी पूरी बात सुनता है। उसे भी समझ आ रहा था कि महेंद्र जी को किस बात का डर सता रहा था। आखिर उसके कंधों पर भी तो दो जिम्मेदारियां थी जो उसके लिए माँ और बच्चे दोनों जैसी थी, जैसे उसकी नीलम भाभी और उसकी प्यारी सी मीठी जो उसके लिए उसकी बेटी थी, और नीलम भाभी जो उसके लिए उसकी भाभी माँ थी। दिग्विजय महेंद्र जी की पूरी बात समझ रहा था, इसलिए वह महेंद्र जी से कहता है, काका अगर ऐसी ही बात है तो आप हमारे यहाँ नौकरी छोड़ सकते हैं। इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी पोती के साथ रहना ज़्यादा जरूरी है, ना कि हमारे यहाँ हमारे ड्राइवर के रूप में काम करना। अगर हमारे दुश्मन के कारण आपको कुछ हो गया और आपकी पोती बेसहारा हो गई तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है, महेंद्र जी हड़बड़ाते हुए दिग्विजय से कहते हैं। फिर मुस्कुराते हुए उससे आगे कहते हैं, मालिक एक दिन तो हमें हमारी पोती की शादी करनी ही है, और वैसे भी जिस लड़के से हमारी पोती की शादी हमने तय की है वह लड़का बहुत अच्छा है, और आपको पता है कुछ ही दिन में वह लड़का विदेशी भी जाने वाला है, और हमने उससे बात की है, उसके पूरे परिवार से। उन लोगों को हमारी खनक के आगे बढ़ने से कोई परेशानी नहीं है, वह लोग तो खुद चाहते हैं कि हमारी खनक आगे बढ़कर एक अच्छी और नामी डॉक्टर बने, इसलिए हम अपनी पोती की शादी कर देना चाहते हैं। और फिर इस बुढ़ापे की उम्र में हम कहाँ नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकेंगे? अब तो बस आपकी यहाँ नौकरी करते हुए ही अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात होगी कि हम हरिद्वार के भगवान मालिक की यहाँ काम करते हुए अपनी जिंदगी को त्यागेंगे। दिग्विजय देख पा रहा था कि महेंद्र जी के चेहरे पर उनकी पोती का नाम आते हैं किस कदर खुशी छा रही थी, वह अपनी पोती से किस कदर प्यार करते थे। दिग्विजय मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर महेंद्र जी के हाथ से पूरा कैरी बैग लेते हुए ही कहता है, अगर ऐसी बात है फिर तो हम जरूर आपकी पोती की शादी में आएंगे और उसे जिंदगी भर खुश रहने का आशीर्वाद भी देंगे। दिग्विजय की खनक को आशीर्वाद देने वाली बात सुनकर महेंद्र जी मुस्कुराते हैं और दिग्विजय को देखते रहते हैं। वही दिग्विजय कार्ड खोलकर देखने लगता है, तभी वहां नीलम जी आती हुई कहती हैं, नीलम जी अंडस्को किसकी शादी में जाने की बात हो रही है? दिग्विजय कार्ड में नाम पढ़ते हुए कहता है, अंडस्को भाभी माँ काका अपनी पोती की शादी कर रहे हैं, तो वह उसी की शादी का कार्ड लेकर आए थे। वह चाहते हैं कि हम और आप दोनों उनकी पोती की शादी में शामिल होकर उसे आशीर्वाद दें। नीलम जी यह सुनकर कि उसे शादी में आशीर्वाद देने के लिए कहा जा रहा है, वह उदास हो जाती है और महेंद्र जी की तरफ देखती है, तो महेंद्र जी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। नीलम जी उदासी से कहती है, नीलम जी अंडस्को जय काका, हम कैसे आशीर्वाद देने जा सकते हैं? हम तो एक विधवा है और विधवा का किसी भी अच्छे काम में जाना सही नहीं होता है। सबको यही लगता है कि एक विधवा अगर किसी की शादी में या किसी शुभ कार्य में जाएगी तो वह कार्य असफल हो जाएगा और शादी भी टूट जाएगी, और इसलिए हम शादी में नहीं जाएंगे। आप शादी में जाकर बच्ची को आशीर्वाद दे दीजिएगा और हमारे तरफ से कुछ अच्छा सा तोहफा भी। दिग्विजय, जिसका ध्यान कार्ड पर लिखी दोनों नामों को पढ़ने पर था, जैसे ही भाभी माँ ये शब्द कहती है कि वह एक विधवा है और उनका किसी की शादी में जाना अच्छा नहीं होता, दिग्विजय का ध्यान भाभी माँ की तरफ चला जाता है। वह भाभी माँ को गौर से देखा है, उसके हाथ जिसमें उसने कैरी बैग पकड़ रखा था उसकी मुट्ठी कस जाती है, तभी उसके हथेली में कुछ चुभ जाता है जिससे दिग्विजय के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। दिग्विजय के मुंह से निकली सिसकी सुनने के बाद भाभी माँ और महेंद्र जी जल्दी से दिग्विजय के पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ है। तो वह देखते हैं कि दिग्विजय अपनी हथेली देख रहा है जिस पर से पूरा खून बह रहा था, और दिग्विजय के हाथ से कार्ड छूटकर नीचे गिर गया था, जिससे दिग्विजय का खून टपककर उस कार्ड पर लिखे खनक के साथ उसके होने वाले पति अर्नव के नाम को दिग्विजय का खून उस कार्ड से मिटा रहा था। दिग्विजय देखता है कि नीचे गिरे शादी के कार्ड में दुल्हन का नाम तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन दूल्हे के नाम पर उसके खून की बूंदों ने दूल्हे के नाम को मिटा दिया है। दिग्विजय अपनी हथेली से खून को बहते हुए देखते हुए महेंद्र जी से पूछता है, दिग्विजय अंडस्को काका, ये दूल्हा का नाम क्या है और वह कौन है? भाभी माँ और महेंद्र जी दिग्विजय से परेशान होते हुए कहते हैं, आप पहले अपनी चोट को साफ कीजिए मालिक, और इसमें पट्टी करते हैं। नीलम को परेशान होते देख दिग्विजय उससे कहता है,
अंडस्को भाभी माँ बस इतनी ही चोट है, शायद कुछ चुभ गया है, इसमें कुछ था। कहते हुए दिग्विजय कैरी बैग को देखता है तो उसमें छोटी सी कान की बूंदें निकलती है। दिग्विजय उसे बंदे को लेकर हाथ में देखता है तो महेंद्र जी कहते हैं तो हमारी खनक की है, शायद उसने गलती से कैरी बैग में रख दिया है, माफ कीजिएगा मलिक, हमारी पोती का आपको नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। दिग्विजय कोई बात नहीं काका, हम कहाँ कुछ रह रहे हैं, और भला इस कान के एक बूंदे से कोई क्या हमें नुकसान पहुंचाएगा। दिग्विजय फिर से महेंद्र जी से कहता है काका आपने दूल्हे का नाम नहीं बताया। महेंद्र जी जो दिग्विजय को देख रहे थे उसके हाथों से निकलते खून को देखते हुए वह खोए हुए से कहते हैं महेंद्र जी अंडस्को मालिक नाम है उनका। दिग्विजय और नीलम हैरानी से क्या कहा आपने। तभी महेंद्र जी को होश आता है कि उन्होंने क्या कहा। वह दिग्विजय से माफी मांगते हुए कहते हैं माफ कीजिएगा मलिक, गलती से आपका नाम निकल गया। वह दूल्हे का नाम अर्नब है, अर्नब कुलकर्णी हमारे एक मित्र का होता है। नीलम दिग्विजय की हौंथेली रुई से साफ करते हुए महेंद्र जी से कहती है नीलम अंडस्को ठीक है काका, आप छुट्टी ले लीजिए अपनी पोती की शादी तक, और अभी आप जाए, आपको बहुत सारे काम होंगे शादी के घर में, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारी जय का ख्याल रख लेंगे। भाभी माँ की पूरी बात सुनने के बाद महेंद्र जी जो अभी दिग्विजय को देख रहे थे वह बोलते हैं ठीक है मालकिन, आप लोग जरूर आइएगा शादी में, हम आपका इंतजार करेंगे। कहकर महेंद्र जी वहां से निकल जाते हैं और वह खनक की कान की बूंदें जो दिग्विजय की हाथ में थी वह भी लेना भूल जाते हैं। वहीं दिग्विजय पता नहीं क्यों उस कान की बूंदे को बहुत गौर से देख रहा था और उसे गोल गोल घुमा कर अपनी उंगली में फंसा रहा था। उसे यह कान की बूंदे किसी अपने के होने का एहसास दे रहा था। दिग्विजय और खनक वह सब अपना सर टेढ़ा कर इधर घुमाकर उधर घूमकर उस आदमी को देखने की कोशिश कर रहे थे। वह पैर जो रोल्स रॉयस से बाहर आई थी वह 2-3 बार अपने पैर पैर टेप करता है, उसके बाद वह बाहर आता है जिसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह एक यही कोई 30 साल का आदमी होगा, उसने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था, उसकी सिर्फ काली गहरी आंखें ही नजर आ रही थीं, लेकिन लड़कियों का कत्ल करने के लिए उसकी वो काली गहरी आंखें ही काफ़ी थी। उस आदमी के आगे बढ़ते ही उसकी बॉडीगार्ड्स उसके दोनों साइड चलने लगते हैं। वह आदमी बीच में था, उसका एक हाथ पॉकेट में था और दूसरे हाथ में रोलेक्स घड़ी चमक रही थी। उसकी आंखें सिर्फ दिखाई दे रही थी लेकिन आंखों में भी इतनी गहराई थी कि कोई भी उसमें डूब सकता था। वह आदमी जैसे जैसे चलकर दिग्विजय के करीब आ रहा था वैसे वैसे दिग्विजय की नजरें उस पर टिकती जा रही थी और वहीं दिग्विजय की गोद में चढ़ी मीठी उस आदमी को देखकर शर्मा कर दिग्विजय के सीने में अपना मुंह छुपा रही थी। वह आदमी जैसे दिग्विजय के पास आता है, उसने जो हॉन्थ अपने पॉकेट में रखा था वह बाहर निकलता है और झट से दिग्विजय के पेट में उस हॉन्थ में पकड़े चाकू को घुसा देता है। दिग्विजय भी उतनी ही फुर्ती से मिठी को अपने पीछे कर लेता है लेकिन वो चाकू दिग्विजय के पेट में घुस जाता है। हॉस्पिटल में चारों ओर लोग चीखने लगते हैं, चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। नीलम जय चीखते हुए उसके करीब आती है। अग्नि भी जल्दी से एक तेज मुक्का उस शख्स के चेहरे पर मरता है, लेकिन अग्नि का मुक्का उस शख्स के चेहरे पर लगने से पहले ही वो शख्स अग्नि का मुक्का हवा में ही रोक लेता है। दिग्विजय के बॉडीगार्ड उसके करीब आने की कोशिश करते हैं लेकिन उस शख्स के बॉडीगार्ड दिग्विजय के बॉडीगार्ड को ऐसा करने नहीं देते हैं। मीठी दिग्विजय के पीठ से लगी रोने लगती है लेकिन दिग्विजय ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। तभी उस शख्स ने जो चाकू दिग्विजय के पेट में घुसाया था उसे खींचकर निकलता है, जिसे देख वहां मौजूद लोगों को काफी हैरानी होती है क्योंकि उस चाकू में खून का एक बूंद नहीं था। सब हैरानी से उस शख्स को देखते हैं। तू अब तक नहीं सुधरा है साले, मेरी बेटी को रुला दिया, दिग्विजय उस शख्स से कहता है। दिग्विजय के इतना कहते ही वह शख्स अपने मुंह से मांस हटाकर दिग्विजय के गले लग जाता है। तूने मुझे कैसे पहचाना, वह शख्स दिग्विजय के गले लगे हुए कहता है। दिग्विजय मिठी के गाल प्यार से सहलाते हुए उसे चुप करवाता है और अग्नि को देता है और अपने सामने खड़े शख्स के पेट में एक मुक्का जड़ते हुए बोलता है अंडस्को ये मेरी बेटी को रुलाने के लिए। वो शख्स अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है साले मैंने डराया मारा थोड़ी है, वो डर से रोने लगी है लेकिन तेरी मार में आज भी वही दम है जो 5 साल पहले था जब हम साथ में पढ़ते थे। कहते हुए वह मुस्कुरा देता है। दिग्विजय उस शख्स को नीलाम से मिलवाते हुए कहता है अंडस्को भाभी माँ ये मेरा फ्रेंड है दिव्यांश ठाकुर, हम दोनों एब्रॉड में साथ में पढ़ाई करते थे। नीलम दिग्विजय के पेट में चाकू घुसते देख खुद भी डर गई थी इसलिए वह बस हमें सर हिला देती है। अग्नि की गोद में मिठी बस दिव्यांश के हॉन्थ में पकड़े चाकू को ही देख रही थी, जिसे महसूस कर दिव्यांश चाकू ऊपर चाकू की नोक पर उंगली रख उसे ऊपर नीचे करके दिखाता है तो मिठी उसे देख मुस्कुरा देती है। दिव्यांश बात को मिठी को देखकर कर रहा था लेकिन उसकी नजरें नीलाम पर ही थी। दिग्विजय दिव्यांश से बात करते हुए डॉक्टर श्रेया के कैबिन में चला जाता है। डॉक्टर श्रेया के कैबिन में दिग्विजय नॉक करता है तो अंदर से आवाज आती है अंडस्को कमिंग।
दिग्विजय नीलाम को अंदर भेज देता है। दिग्विजय नीलाम और मिठी को हॉस्पिटल उनकी चेकअप के लिए लेकर आया था। थोड़े ही देर में नीलाम और मिठी का चेकअप कर डॉक्टर श्रेया बाहर आती है और दिग्विजय को सब ठीक है बताती है। जिसके बाद दिग्विजय नीलाम और मिठी को अग्नि के साथ घर वापस भेजने के लिए कहता है, तो अग्नि दिग्विजय को दिव्यांश के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह उसके साथ रहना जरूरी है कहकर काली को बुलाने के लिए बोलता है। तो दिव्यांश खुद नीलाम और मिठी को घर छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर दिग्विजय कुछ देर सोचने के बाद हाँ कह देता है, क्योंकि दिव्यांश दिग्विजय का दोस्त रह चुका था। जिसके बाद दिव्यांश नीलाम और मिठी को लेकर चला जाता है। रात के करीब 11 बजे के समय दिग्विजय का हॉस्पिटल उसका केबिन। नीलम दिग्विजय को कॉल करती है। जब दिग्विजय अपनी कोई फाइल पढ़ रहा था, दिग्विजय अपना फोन देखता है तो उसमें भाभी माँ नाम फ्लैश हो रहा था। दिग्विजय फोन उठाता है और बोलता है, अंडस्को हेलो भाभी माँ, आप अभी तक सोए नहीं? नीलम अंडस्को दिग्विजय के सवाल पर, आप भी तो अभी तक घर नहीं आए हैं, तो हम कैसे सो जाएं? आप अभी जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़िए और घर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। दिग्विजय जी भाभी माँ बोलकर अपने डेस्क पर पड़े कुछ फाइल्स उठाता और केबिन से निकलने लगता है। अग्नि जो हॉस्पिटल में ही था वह दिग्विजय को केबिन से निकलते देख वह भी उसके पीछे हो लेता है। वह दिग्विजय के पास आते हुए पूछता है, भाई आपका सारा काम हो गया है? दिग्विजय, नहीं, कुछ फाइल्स अभी बाकी है तो वह लेकर घर जा रहा हूँ, भाभी माँ ने घर जल्दी बुलाया है। नीलम जो अभी फोन पर ही थी वह कुछ याद करते हुए दिग्विजय से कहती है, जय हम आपको एक बात तो बोलना भूल ही गए। दिग्विजय जी भाभी माँ कहिए। नीलम दिग्विजय से, अंडस्को जय काका की पोती की शादी है, उन्हें पैसों की जरूरत हो सकती है, तो क्या आप घर आने से पहले काका के घर जाकर उन्हें कुछ पैसे दे आएंगे? दिग्विजय जो अभी हॉस्पिटल के बाहर ही निकल रहा था वह नीलम की बातें सुनकर रुक जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद नीलम से कहता है, अंडस्को भाभी माँ बोलिए कितने पैसे देने हैं? नीलम, यही कोई 10 लाख दे दीजिए। दिग्विजय बिना कोई सवाल किया बोलता है, ठीक है भाभी माँ, हम पैसे देकर सीधे घर आते हैं, कहकर दिग्विजय को डिस्कनेक्ट कर देता है। दिग्विजय अग्नि जो कार का डोर खोले खड़ा था उसमें बैठ जाता है और अग्नि को महेंद्र जी के घर जाने के लिए बोलता है। अग्नि भी कार स्टार्ट कर महेंद्र जी के घर की तरफ कार मोड़ लेता है। कुछ देर के बाद महेंद्र जी के घर के बाहर दिग्विजय की कार आकर रुकती है। उसे अपने दिल में एक अजीब से हलचल होती हुई महसूस होती है, जिसे वह समझ रहा था लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर रहा था। वह अग्नि को चेक देते हुए कहता है, अंडस्को अग्नि, यह जाकर काका को दे आओ। अग्नि कार का डोर खोलकर बाहर निकलता है और दिग्विजय के हाथ से चेक लेकर महेंद्र जी के घर की तरफ जाने लगता है। अभी अग्नि कुछ कदम ही आगे बढ़ा होगा कि दिग्विजय उसे आवाज देते हुए कहता है, अंडस्को अग्नि, एक मिनट रुको। अग्नि दिग्विजय की आवाज सुनकर रुक जाता है तो दिग्विजय खुद कार से बाहर आकर अग्नि के हाथ से चेक लेते हुए कहता है, अंडस्को तुम रहने दो, हम काका को खुद देकर आते हैं। दिग्विजय महेंद्र जी के घर की तरफ बढ़ जाता है। दिग्विजय महेंद्र जी के घर का डोर बेल बजाता है तो वही अंदर खनक जो किचन में काम कर रही थी वह महेंद्र जी को आवाज देते हुए कहती है, अंडस्को दादू देखो कोई है बाहर, अभी इस वक्त कौन आया होगा? लेकिन खनक को उसके जवाब में महेंद्र जी की कोई आवाज नहीं आती है। खनक जो अभी किचन में अपने लिए खाने को कुछ बना रही थी, जब उसे महेंद्र जी की कोई आवाज नहीं आती है तो खनक अपने हथेली को अपने सर के पास पसीने जैसा पूछते हुए कहती है, हमें ही सारा काम करना पड़ता है, दादू तो कुछ सुनते ही नहीं है। अब इस छोटी सी नन्ही सी जान कितना कुछ संभाले। अभी पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया है, जाकर देखती हूँ, अगर कोई बिना बात की डोरबेल बनाकर भागा होगा ना तो अभी उसे मारूंगी मैं डंडे से, कहते हुए खानक वहां से बाहर जाने लगती है। लेकिन खानक जो कि किचन में पकोड़े तलने के लिए प्याज काट रही थी, उसके आंखों में प्याज का झांस लगने से आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह आंख भी प्रॉपर नहीं खोल पा रही थी। वह फिर भी टिटोलत हुए किचन से बाहर आकर डोर की तरफ जाती है और डोर खोल देती है। सामने दिग्विजय जो पीछे अग्नि को देखने के लिए मुड़ा हुआ था वह डोर खुलते ही उस और देखता है। खनक दिग्विजय के सीने से लगी। खनक आवाज देते हुए कहती है, अंडस्को हेलो कौन है बोलो। लेकिन उसे जब कोई आवाज नहीं आता है तो वह आगे बढ़कर टटोलते हुए खुद से कहती हुई आगे बढ़ती है, ये पड़ोसी के बच्चे भी, इनको रात को भी चैन नहीं, डोरबेल बजाकर भाग रहे हैं, एक बार पता चल जाए किसके घर के बच्चे हैं फिर बताती हूँ। खनक खुद में बड़बड़ाती हुई जाकर दिग्विजय के सीने को छू लेती है। खनक जिसके आंखों में प्याज की झांस की वजह से जलन होने से नमी दिख रही थी और आंखों पर हल्की नमी होने से खनक को बहुत ही मासूम दिखा रही थी। एक पल दिग्विजय के दिल से आवाज आए जैसे आगे बढ़कर खनक को अपने सीने से लगा ले। दिग्विजय खनक के चेहरे पर खोसा गाया था, माथे पर लगा हल्दी और बेसन का घोल, आंखों में पानी जो आंखों में किसी मोती की तरह चमक रही थी। चांदनी रात में उस चांद की रोशनी में खनक का चेहरा उस चांद की तरह ही दमक रहा था।
दिग्विजय अपने सामने आंखें मलती खनक को देख रहा था, लेकिन दिग्विजय के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। खनक अभी इतनी प्यारी और मासूम नजर आ रही थी कि दिग्विजय का दिल बार बार उससे खनक को अपनी बाहों में भरने के लिए बोल रहा था, लेकिन दिग्विजय अपने दिल में उमड़ते जज्बातों को और खुद को कंट्रोल करते हुए खनक से कहा, दिग्विजय अंडस्को महेंद्र काका घर पर है क्या? खनक, जिसने आज तक दिग्विजय की आवाज नहीं सुनी थी और उस दिन गायत्री के महल में सुनी भी थी, तो गुस्से भरी आवाज जिसमें दिग्विजय उसके पिता पर चिल्ला रहा था, इसलिए दिग्विजय की आवाज खनक न पहचानते हुए कहती है, खनक अंडस्को आप कौन हैं और मेरे दादू से आपको इतनी रात को क्या काम है? दिग्विजय खनक को रहा था, जो आंखें तो सही से नहीं खोल पा रही थी लेकिन फिर भी सवाल कर रही थी कि वह उसके दादू से इतनी रात को मिलने क्यों आया है। दिग्विजय अपनी भारी आवाज में कहता है, दिग्विजय अंडस्को हम दिग्विजय रावत है जिसके यहाँ आपके दादू काम करते हैं, हम उनसे मिलने आए हैं, कुछ जरूरी काम है, क्या आप उन्हें बुला सकती हैं बाहर? दिग्विजय ने अभी इतना ही कहा था कि उसे पीछे से महेंद्र जी की आवाज सुनाई देती है, जो सीढ़ियों से नीचे आते हुए कह रहे थे, महेंद्र जी अंडस्को खनक बेटे आप इस वक्त हमें क्यों बुला रही है और आप अभी तक क्या कर रही है, सोए नहीं है आप? खनक अपने दादू की आवाज सुनकर दिग्विजय के पास से हटते हुए कहती है, दादू आपसे मिलने कोई आए हैं, आप देख लो, कहकर खनक पीछे होकर जाने लगती है। तभी खनक के दुपट्टे का छोर दिग्विजय के होंठ में बंधी घड़ी में फंस जाता है, जिसे जाती हुई खनक झटके से दिग्विजय के सीने से जा लगती है। कयों की खनक ने वो दुपट्टा अपने गले में गोल कर स्कार्फ की तरह लपेट रखा था। खनक की पीठ दिग्विजय के सीने से लगते ही खनक को अजीब सा एहसास होता है, जिसे महसूस कर खनक एक पल को सब भूल कर दिग्विजय का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक महेंद्र जी उनके पास आते हुए खनक से कहते हैं, महेंद्र जी अंडस्को खनक बेटा अब आप जाओ। खनक आगे मुड़कर बिना दिग्विजय को देखे दुपट्टा उसके घड़ी से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह छुड़ा नहीं पाती है तो दिग्विजय अपने हाथ को ऊपर कर खनक के चेहरे को प्यार से निहारते हुए अपना हाथ ऊपर कर घड़ी से उसका दुपट्टा निकलने लगता है। खनक का दुपट्टा दिग्विजय जब तक निकलता है तब तक महेंद्र जी उनके पास आ जाते हैं। महेंद्र जी के वहां आने पर दिग्विजय सीधा खड़ा हो जाता है और खनक वहां से चली जाती है। दिग्विजय की नजरें बस खनक को जाती हुई ही देख रही थी। अग्नि, जो दिग्विजय और खनक से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, वह खनक को देखने के बाद अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचता है कि उसने खनक को कहाँ देखा है। तभी उसे याद आता है तो वह खुद से कहता है, अग्नि अंडस्को ये तो वही लड़की है ना जो भाई के साथ उस दिन मंदिर के घाट में थी। भाई इसे गोद में उठकर बाहर लेकर आए थे घाट से, तो ये काका की पोती है और इसकी शादी भी होने वाली है। काश यह मेरी भाभी बनती। उस दिन इसके भाई के साथ होने पर जो सुकून भाई के चेहरे पर थी वह भी इनके साथ होने से नजर आ रही है। फिर अपना सर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अग्नि अंडस्को इसकी शादी होने वाली है। अगर मेरे भाई इसे पसंद करते हैं तो किसी भी तरह से इसका दूल्हा इसे छोड़कर भाग जाए या फिर भगवान जी वो मर ही जाए। फिर अग्नि अपने दोनों गाल बारी बारी से छूते हुए कहता है, सॉरी भगवान जी, ऐसे किसी की मरने की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन अगर मेरे भाई इसे पसंद करते हैं तो इसकी शादी मेरे भाई से ही हो, चाहे उसके लिए आपको इसके होने वाले दूल्हे को मारना हो क्यों ना पड़े। किसके बाद यह मेरे भाई से शादी कर ले। अग्नि अपने मन में दिग्विजय और खनक को लेकर अलग ही खिचड़ी पका रहा था। महेंद्र जी दिग्विजय को देखने के बाद कहते हैं, अंडस्को मालिक आप यहाँ? वह भी इस वक्त महेंद्र जी के इतने कहते ही दिग्विजय अपनी पॉकेट से वह चेक निकालकर महेंद्र जी को देते हुए कहता है, दिग्विजय अंडस्को काका, ये चेक भाभी माँ ने आपको देने के लिए कहा है, शादी में आपकी काम आएगी। लेकिन मालिक इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस आप और मालकिन आकर मेरी बच्ची को आशीर्वाद दे देते वही बहुत होता। महेंद्र जी दिग्विजय के होंठ में पकड़े चेक को देखते हैं लेकिन लेने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। दिग्विजय थोड़ी शक्ति से महेंद्र जी से कहता है, अंडस्को भाभी माँ ने दिया है काका, आप भाभी माँ को मना नहीं कर सकते, लीजिए। महेंद्र जी दिग्विजय के हाथ से चेक लेते हुए कहते हैं, शुक्रिया मलिक, और आप और मालकिन शादी जरूर शामिल होना। कहते हुए महेंद्र जी अपने होंठ जोड़ लेते हैं। दिग्विजय हल्का सा मुस्कुराकर एक बार अंदर की ओर देखता है, जीस और खनक गई थी। फिर वो वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है। दिग्विजय अपने मन में, तुम काका की पोती हो और अब तो तुम किसी और की अमानत हो, क्या उस दिन तुम्हारा मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था? फिर दिग्विजय खुद के सवाल का खुद ही जवाब देते हुए, अंडस्को इत्तेफाक ही था, इसलिए तो तुम बस कुछ पल के लिए मिली और अब किसी और की अमानत बनकर हमेशा के लिए दूर जा रही है। दिग्विजय के मन में बहुत कुछ चल रहा था जिसे अभी वह खुद समझ नहीं पा रहा था। बड़बोला अग्नि। रावत मैंशन। नीलम, जिसे नींद नहीं आ रही थी, वह रावत मैंशन के दरवाजे पर आकर अग्नि और दिग्विजय का इंतजार करने लगती है। तभी दिग्विजय की कार आकर मैंशन के दरवाजे पर रुकती है। दिग्विजय उसमें से बाहर आता है और मैंशन के अंदर जाने लगता है।
नीलम देखती है कि अग्नि कार लेकर वापस पार्किंग में लगाने के लिए चला गया है तो नीलम दिग्विजय के पीछे जाते हुए कहती है, अंडस्को जय आप जाकर हाथ मुंह धोकर आए, मैं खाना लगती हूँ। उतने में अग्नि भी मेंशन के अंदर आता हुआ नजर आता है तो नीलम उससे भी यही कहती है, अग्नि जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। अग्नि और दिग्विजय दोनों ही हाँ में सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। नीलम भी जाकर खाना गर्म करने लगती है दोनों के लिए, क्योंकि इस वक्त मेंशन में कोई भी सर्वेंट मौजूद नहीं था, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद नीलम सभी सर्वेंट्स को सोने जाने के लिए कह देती है, क्योंकि सभी दिन भर काम करने की वजह से थक जाते हैं, इसलिए उन्हें भी आराम करने की जरूरत होती है। रात 10 बजे के बाद का कोई भी काम नीलम खुद से ही करती है। नीलम खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लाकर खाना रखने लगती है। तभी अग्नि और दिग्विजय दोनों ही आकर डाइनिंग टेबल पर अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। नीलम दिग्विजय को खाना परोसकर अग्नि को खाना परोसती है और उन दोनों के सामने ही चेयर पर बैठ जाती है। दिग्विजय पहले निवाला खाने के साथ नीलम से पूछता है, अंडस्को भाभी माँ मीठी कहाँ है। नीलम अग्नि की कटोरी पर सब्जी रखते हुए दिग्विजय के सवाल का जवाब देती है, अंडस्को मीठी सो रही है जय। दिग्विजय खाना खाते हुए नीलम से कहता है, अंडस्को भाभी माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप भी सो जाया कीजिए, एल हम दोनों का इंतजार करते रहती है आप, एल हम दोनों को काफी टाइम लग जाता है आने में। नीलम दिग्विजय के बालों को बिगाड़ते हुए कहती है, अंडस्को आप और अग्नि दोनों हमारे बच्चे जैसे हैं, और जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते एक माँ कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएं बिना आराम से जाकर सो सकती है। दिग्विजय और अग्नि दोनों मुस्कुराते हुए अपना खाना खत्म करने लगते हैं। तभी नीलम अग्नि को देखते हुए कहती है, अग्नि कुछ हुआ है क्या बेटा, आप पिछले एक हफ्ते से सही से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा है आपका, सही से कोई बात है तो हमें बताएं। नीलम की बात सुनने के बाद दिग्विजय अग्नि को देखने लगता है और अपना हाथ धोते हुए अग्नि से कहता है, अंडस्को अग्नि कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है, अगर ऐसा है तो तुम बता सकते हो। अग्नि दिग्विजय को देखते हुए कहता है, अंडस्को नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस वह आपका जो एक्सीडेंट पापा ने करवाया था बस उसी में हमारा ध्यान लगा हुआ है कि फूफा जी और बुआ का एक्सीडेंट होने के बाद भी आपने पापा को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी पापा आप लोगों के साथ ऐसा करना चाहते हैं तो बस हमारा मन खराब हो गया था। उस एक्सीडेंट को देखकर हम डर गए थे भाई कि कहीं अगर भाभी माँ और आपको कुछ हो गया तो हम एक बार फिर से अनाथ हो जाएंगे। एल आपको तो पता है कि हमें और गायत्री को जन्म देने के बाद माँ हमें छोड़कर चली गई थी, बुआ जी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन पापा की वजह से हमने हुआ और फूफा जी को खो दिया। उस वक्त हमें ऐसा लगा था कि हम सच में अनाथ हो गए थे, लेकिन भाभी माँ ने जो हमें प्यार दिया इससे हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे सर से माँ आंचल कभी हटा है। लेकिन उस दिन जब आपका और भाभी माँ का एक्सीडेंट होते हमने देखा तो सच मानिए भाई हमें ऐसा लगा कि एक बार फिर से हम अनाथ हो जाएंगे, लेकिन उस भगवान की कृपा थी कि आपको और भाभी माँ को कुछ नहीं हुआ और आप दोनों ही हमारे पास है। कहते हुए अग्नि की आंखों से आंसू का एक बूंद दिग्विजय के हाथों में गिर जाता है। दिग्विजय अग्नि के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अंडस्को जब तक हम अपने माँ बाप के कातिल को सजा नहीं दिलवा देते हम मरने वाले नहीं हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, अभी इतनी जल्दी ना तो हम मरेंगे और ना ही आप अनाथ होंगे। दिग्विजय इस तरह से कहता है कि अग्नि और नीलम उसे देख मुस्कुरा देते हैं। तो नीलम भी माहौल को हल्का करने के लिए कहती है, अंडस्को हम तब तक मरने वाले नहीं हैं जब तक अपनी दोनों बहू से अपनी सेवा ना करवा ले, और जय आप देखना कैसे हम आपकी पत्नी से अपनी सेवा करवाएंगे, उसे एक पैर पर हमेशा खड़ा रखेगी और जिसे पूरा हरिद्वार आपकी पत्नी के रूप में मालकिन कहेगी उससे हम अपनी सेवा करवाएंगे, और अगर उसने हमारी सेवा करने से कभी इनकार किया तो उसके कान मरोड़ते हुए उसे मरेंगे और उसे सजा भी देंगे। नीलम की बात पर दिग्विजय मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस्को आपकी बहू होगी, आप जानो क्या करना है उसके साथ है। उतने में अग्नि तपाक से बोलता है, अंडस्को भाभी माँ लगाता है वो दिन जल्दी ही आने वाली है। अग्नि के कहते ही नीलम और दिग्विजय दोनों अग्नि को घूर कर देखने लगते हैं। नीलम अग्नि की कान पकड़ कर उससे कहती है, अंडस्को बदमाश आप छोटे हैं, जय से पहले जय की शादी होगी उसके बाद आपकी शादी होगी, समझे, तब तक आप अपनी वाली से कहिए थोड़ा सब्र कर ले और आप भी कुछ वक्त के लिए रुक जाए। आह भाभी माँ हमारा कान छोड़िए, उखड़ जाएगा, और हमने किसी को पसंद नहीं किया, हमारे लिए तो आप ही हमारी दुल्हन ढूंढ कर लाएंगी ना। हम तो भाई के बारे में बोल रहे थे, अल भाई पसंद करते हैं महेंद्र काका की पोती को जिसकी शादी होने वाली है। अग्नि अपना कान नीलाम से छुड़ाते हुए एक ही सांस में सब बोल जाता है। अग्नि के मुंह से दिग्विजय का महेंद्र जी की पोती खनक को पसंद करने वाली बात सुन नीलाम के होंठ अग्नि के कान से हट जाते हैं। तो वहीं दिग्विजय जो अपने कमरे की तरफ जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा ही था उसके कदम रुक जाते हैं और वह पीछे पलटकर अग्नि को हैरान नजरों से देखने लगता है। लेकिन जब अग्नि को होश आता है कि उसने नीलाम और दिग्विजय के सामने क्या कह दिया है तो वो जल्दी से अपने चेयर से उठकर वहां से भाग जाता है।
दिग्विजय अपने जगह पर खड़ा अग्नि के कहे शब्द को सोच रहा था कि उसने अभी क्या कहा है। नीलम दिग्विजय के पास आकर उसके गाल को छूते हुए उससे कहती है, अंडस्को दिग्विजय, अभी जो अग्नि ने कहा क्या वो सच है? अगर ऐसा है तो अभी महेंद्र काका की पोती की शादी हुई नहीं है। हम काका से आपके बारे में बात करेंगे। हमें यकीन है काका मना नहीं करेंगे। दिग्विजय छोटी सी मुस्कान के साथ नीलम के होंठ पर अपना होंठ रख उससे कहता है, अंडस्को भाभी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अग्नि को जरूर कोई गलतफहमी हुई है और वैसे भी हमारी सगाई आपकी बहन इसिका से हो चुकी है, क्या आप भूल गई? दिग्विजय नीलम से इतना कहकर उसके हाथ अपने गाल से हटाकर वहां से अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी उसे नीलम की कही बात सुनाई देती है। नीलम दिग्विजय से कहती है, अंडस्को, अगर आप महेंद्र काका की पोती को पसंद करते हैं तो हम खुद पापा से बात करेंगे और आपकी और इशिका की सगाई को रद्द करने के लिए कहेंगे। नीलम की बातें सुनकर दिग्विजय पीछे मुड़कर नीलम को देखते हुए कहता है, अंडस्को भाभी माँ, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं क्योंकि यह पापा ने तय किया था। और रही बात हमारी पसंद की, तो हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक को पसंद किया है और वह हमें कभी नहीं मिल सकती है, यह आपको भी अच्छे से पता है, कहकर दिग्विजय अपने कमरे की ओर चला जाता है। नीलम दिग्विजय को जाते हुए देखते हुए खुद से कहती है, अंडस्को जय, अगर आप काका की पोती को पसंद करते हैं तो एक बार हमसे कहिए तो सही, हम आपकी पसंद को आपका बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको इस तरह से घुटकर जीते हुए देखना ये हमसे नहीं होगा। हम जानते हैं आप इशिका के साथ इस रिश्ते को सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि इशिका हमारी बहन है और पापा ने आपकी और इशिका की शादी का वचन दिया है हमारे पापा को। लेकिन दिग्विजय, पापा जी का वचन आपकी खुशी से बढ़कर नहीं है। अगर आप ही कभी खुश नहीं रहेंगे तो ऐसे वचन को निभाकर क्या करेंगे? कल काका की पोती की हल्दी की रस्म है, हम कल ही महेंद्र काका से बात करते हैं, नीलम खुद से कहते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। औरतों की खुसुर फुसुर। दूसरे दिन सुबह का वक्त रावत मैंशन में। दिग्विजय को उठने में सुबह के 10 बजे बज गए थे क्योंकि रात भर वह नीलम की कहे शब्दों को सोच रहा था कि नीलम महेंद्र जी से खनक के बारे में उसके लिए बात करेंगे। दिग्विजय चादर में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, भाभी माँ, मेरी जिंदगी वह नहीं रही जो मैं चाहता था। अगर मैं महेंद्र काका की पोती को पसंद कर भी लूँ तो भी इसी का मुझे कभी खुद से आज़ाद नहीं करेगी और न ही मैं धारा की मोहब्बत से खुद को आज़ाद कर पाऊंगा। इसलिए महेंद्र काका की पोती का मेरी जिंदगी में ना आना ही सही रहेगा, क्योंकि मैं चाह कर भी उसे वह मोहब्बत नहीं दे पाऊंगा जो मैं धरा से करता हूँ, और इसी का जो मुझे चाहती है वह कभी किसी और को मेरा होने नहीं देगी। तभी दिग्विजय को आवाज देते हुए नीलम उसके कमरे के अंदर आती है तो देखती है कि दिग्विजय अभी भी बेड पर ही है। नीलम उसके पास आकर उसके चादर को फोल्ड करते हुए उससे कहती है, नीलम, अंडस्को जय, आप अभी तक बेड पर ही है, चलिए उठिए, देखिए सुबह के 10 बजे बज गए हैं, जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आए, हम आपके लिए नाश्ता रेडी करते हैं। और हाँ, आज महेंद्र काका की पोती की हल्दी है तो जल्दी से तैयार भी हो जाएगा, आपको वहां पर वक्त से पहले पहुंचना है। दिग्विजय बेड से उठकर बाथरूम की ओर जाते हुए नीलम से कहता है, लेकिन भाभी माँ, ये हल्दी मेहंदी की रस्में तो आप औरतों की होती है, नायल, तो हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? आप और मीठी अग्नि के साथ चले जाना, मुझे आज हॉस्पिटल में जरूरी काम है तो मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा। नीलम, जो कि एक विधवा थी और किसी भी विधवा का किसी शुभ काम में जाना किसी को भी पसंद नहीं आता था, तो नीलम हल्की उदासी के साथ दिग्विजय से कहती है, अंडस्को जय, आपको तो पता है ना कि हम एक विधवा है, तो फिर हम हल्दी और मेहंदी जैसी रस्म में कैसे जा सकते हैं? तो हम नहीं जा रहे, आप अग्नि और मीठी को लेकर चले जाना, महेंद्र काका को आपके जान से अच्छा लगेगा। दिग्विजय, जो लगभग बाथरूम तक पहुंच ही गया था, वह नीलम की बातें सुनकर अपनी जगह पर रुक जाता है, फिर वापस मुड़कर नीलम के पास आता है जो अब कबर्ड के पास खड़ी दिग्विजय के कपड़े निकाल रही थी। दिग्विजय नीलम के कंधे को पकड़कर अपने और घुमाते हुए उससे कहता है, अंडस्को भाभी माँ, माना कि आप विधवा है, लेकिन इसमें आपकी मर्जी नहीं थी, यह भगवान की मर्जी थी, जो भाई को हम सबसे और आपसे दूर लेकर चले गए, जिसके जाने के बाद आपको ये सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ती है। मैं तो कहता हूँ भाभी माँ, ये सफ़ेद साड़ी पहनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप हल्के कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। और रही बात लोगों की, तो लोगों की सोच हम बदल नहीं सकते, वह हमें मलिक कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाने वह हमें भी कितनी तरह के नाम से बुलाते होंगे, तो आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप वही कीजिए जो आपका मन करता है। और चलिए जल्दी से जाए तो हमारे लिए नाश्ता रेडी कीजिए, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर हम सब काका के घर उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए चलेंगे। नीलम अभी दिग्विजय से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दिग्विजय नीलम की एक नहीं सुनता और उसे अपने कमरे से बाहर लेकर आता है और उसे कमरे से बाहर निकलकर कमरे की दरवाजे को बंद कर देता है और कबर्ड से टॉवल निकाल कर नहाने के लिए चला जाता है। वहीं नीलम दिग्विजय के कमरे के बाहर खड़ी बस कमरे के दरवाजे को ही घूर रही थी, वह खुद ही से कहती हती है,
अंडस्को आप नहीं समझेंगे दिग्विजय, एक विधवा होना क्या होता है, हमें हर खुशी से वंचित कर दिया जाता है। जब से आपके भाई गए हैं तब से हमारे लिए हर एक चीज बेरंग सी हो गई है। खुशियां भी नाप तोल कर ही मिलती है। नीलम वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद दिग्विजय नहाकर सिर्फ एक टॉवल लपेटे कमरे में आता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी गले पर एक लॉकेट लटक रही थी। जिसे देख दिग्विजय उसे छूते हुए कहता है, धारा देखिए, आज भी हम आपकी यादों को खुद से समेटे रखे हैं। हम कैसे किसी को आपकी जगह दे सकते हैं, कहिए तो। भाभी माँ भी ना कुछ भी कहती है। हम महेंद्र काका की पोती को जब हमने पहली बार देखा था वो सुकून सा हमें मिला था, जैसे कि वह कोई और नहीं आप खुद ही हो। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि उसे हादसे में हमने आपको खो दिया था और अब हम चाहे जितना भी चाहे आप हमें नहीं मिल सकती है। हमारी जिंदगी की वह हकीकत है जिसे हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। कुछ देर में दिग्विजय अपने कमरे से निकालकर डाइनिंग एरिया में आता है और चेयर खींचकर बैठते हुए इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखता है तो उसे कहीं भी अग्नि या मीठी नजर नहीं आती है। तो वह एक सर्वेंट जो वहां की सफाई कर रहा था उससे पूछता है, दिग्विजय अंडस्को यह मीठी और अग्नि कहाँ है। सर्वेंट दिग्विजय के आगे अपना सर झुकाते हुए उसे जवाब देता है, अंडस्को मालिक, छोटे साहब और मिठी बेबी बाहर गार्डन में खेल रही है। दिग्विजय हाँ में सर हिलाता है और अपने नाश्ते का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में भाभी माँ दिग्विजय के लिए नाश्ता लेकर आती है और उसके सामने रखते हुए कहती है, अंडस्को जय, आज आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। महेंद्र काका के घर में जो हल्दी की रस्में हैं वहां जाएंगे तो चुपचाप से जो भी आपका काम है वहां जाने तक आप यहीं घर पर बैठकर कर लीजिए। हम वहां जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं। दिग्विजय तो नीलम का फरमान सुनकर बस उनका मुंह ही ताकते रहता है। तो नीलम उसका चेहरा नाश्ते की तरफ करते हुए कहती है, अंडस्को पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हमें देखिएगा। दिग्विजय चुपचाप से अपना नाश्ता करने लगता है। दोपहर के वक्त नीलम, दिग्विजय और अग्नि तीनों महेंद्र जी के घर के आगे खड़े थे। नीलम ने अभी हल्के नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे क्योंकि दिग्विजय और अग्नि अपनी जिद करके उन्हें वह कपड़े पहना कर लेकर आए थे। वहां आने जाने वाले लोग नीलम को ही देख रहे थे कि वह एक विधवा होने के बाद भी रंग बिरंगे कपड़े पहन शुभ कार्य में आई है। लेकिन दिग्विजय के उनके साथ होने पर कोई भी उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। महेंद्र जी के घर का डोर खुला हुआ था क्योंकि मेहमानों की आवाजाही लगी हुई थी। फिर भी अग्नि ने बेल बजाया तो एक लड़की जो कि कोई और नहीं गायत्री ही थी, वह बाहर आए और सबको देखकर गायत्री के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल जाती है और अग्नि को देखकर आंखों में हल्की नमी भी उतर आती है क्योंकि अग्नि और गायत्री दोनों ट्विंस ब्रदर सिस्टर थी। लेकिन गायत्री ठाकुर महल में रहती थी और अग्नि रावत मेंशन में दिग्विजय और नीलम के साथ रहता था। गायत्री अग्नि को देखकर जल्दी से आकर उसके सीने से लग जाती है। अब उसके आंसू भी बहने लगे थे। अग्नि भी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अंडस्को क्या हुआ, इस तरह से रोना जरूरी है क्या, जब भी मुझे देखती है रोने लग जाती है। गायत्री भी वैसी उसके गले से ही कहती है। गायत्री, अंडस्को आप भी तो वैसे ही करते हो, आपको पता है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ फिर भी आप घर नहीं आते हो। अग्नि, अंडस्को तुझे से मार खाने आउन, माना कि हम दोनों ट्विंस ब्रदर सिस्टर है और मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी तो तुम मुझे कितना मारती हो, इसलिए मैं घर नहीं आता, मैं भाई और भाभी माँ के साथ रहता हूँ। अग्नि की बात सुनकर गायत्री उसके सीने पर मुक्के से मारती है जो अग्नि को किसी चींटी के जैसे लगता है। अग्नि गायत्री को खुद से दूर कर उसकी आंखों में आए पानी को साफ करता है और उससे कहता है, अग्नि, अंडस्को मैं भले ही घर ना आऊं लेकिन तुम मेरे यहाँ अपने दिल के जगह पर उंगली से दिखाते हुए यहाँ रहती हो। कहते हुए अग्नि गायत्री के माथे को चूम लेता है। गायत्री जाकर दिग्विजय के सीने से लग जाती है और बोलती है, भाई आप तो आ सकते हो अपनी बहन को देखने के लिए, बच्चे हमें काम होता है ना, और फिर हम तो कहते हैं ना कि तुम अग्नि की तरह हमारे साथ रहो, लेकिन तुम हमारे साथ न रहकर ठाकुर महल में रहती हो। गायत्री आपको तो पता है ना भाई, पापा के साथ भी तो कोई नहीं है, अब पापा का ख्याल रखने के लिए किसी को तो उनके साथ रहना पड़ेगा, इसीलिए हम पापा के साथ रहते हैं और भाई आप और भाभी माँ के साथ रहते हैं। तभी नीलम गायत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्यों गायत्री, बस भाइयों से मिलना है, अपनी भाभी से नहीं, हम पर आए हैं इसीलिए। नीलम की बातें सुनकर गायत्री जल्दी से नीलम के गले लग जाती है और उससे कहती है, गायत्री, अंडस्को नहीं भाभी माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं, हमारे दोनों भाई तो हमारे भाई है, लेकिन आप तो हमारी भाभी माँ है। जहाँ औरों की भाभी उनसे सही मुंह बात नहीं करती, वहीं आपने हमें माँ की तरह प्यार दिया है, तो हम आपसे भला कैसे बात नहीं करेंगे, हम तो बस अपने दोनों भाइयों से थोड़ा नाराज हो रहे थे। गायत्री थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती थी। तो गायत्री को देखकर तीनों ही मुस्कुरा देते हैं। तभी उन्हें महेंद्र जी आगे से आकर उनका स्वागत करते हैं और सबको अंदर लेकर जाते हैं। जब अंदर बैठी सभी औरतों की नजरें नीलम पर जाती है तो सभी हैरानी से उसे देखते हुए खुद में खुसुर फुसुर करने लगते हैं।
एक औरत, अरे यह नीलम मालकिन ने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या उन्हें पता नहीं क्या एक विधवा है। दूसरी औरत, हाँ लगता है शादी के 3 साल बाद पति को भूल गई है और इसीलिए उसने रंगीन कपड़े पहन लिए हैं, नहीं तो कौन ऐसी औरत है जो पति के मरने के बाद ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। तीसरी औरत, शायद अब जवानी छूट रही है या फिर यह इस चीज को दिखाना चाहती है कि विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मर्जी से सारी चीज कर सकते हैं। अरे यह मालिक की भाभी माँ है तो क्या हुआ, कुछ तो रस्म रिवाज होती है ना हम लोगों की, इन्हें तो ऐसे पहनना नहीं चाहिए था रंग बिरंगे कपड़े। लेकिन देखो ना, इसमें सिर्फ कपड़े पहने हैं बल्कि यह यहाँ महफिल में, और वह भी देखो ना विधवा होकर एक बच्ची की हल्दी की रस्म में चली आई है। कैसी बेशर्म औरतें हैं, पता नहीं अपने पति को भूलकर अब ये जाने किस किस को फंसाई चलेगी। उतने में एक और औरत कहती है, अंडस को लगता है अपने बच्चों को एक और बाप देना चाहती है, इसलिए इसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं ताकि लड़के उसे देखकर मोहित हो जाए और इसकी तरफ चले आए और इसकी बेटी के लिए एक नया बाप मिल जाए। वहीं दिग्विजय को खनक को हल्दी लगाते देख महेंद्र जी मुस्कुराने लगाते हैं, तो वहीं अग्नि और नीलम दोनों मुस्कुरा उठाते हैं, क्योंकि अग्नि और नीलम दोनों ही चाहते थे कि दिग्विजय और खनक एक हो जाए, तो शायद उनकी मनोकामना इस हल्दी के गिरने से पूरी हो गई थी, जिसे दिग्विजय को खुद आगे जोका खनक को अपनी हथेली पर लगी हल्दी को उसकी गालों पर लगाना पड़ रहा था। वहीं दिग्विजय के ऐसा करते ही गायत्री के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपने नम हो चुकी पलकों से दिग्विजय को देखते हुए मुस्कुरा देती है। अर्नव से बात। वहीं दिग्विजय को खनक को हल्दी लगाते देख महेंद्र जी मुस्कुराने लगाते हैं, तो वहीं अग्नि और नीलम दोनों मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि अग्नि और नीलम दोनों ही चाहते थे कि दिग्विजय और खनक एक हो जाए, तो शायद उनकी मनोकामना इस हल्दी के गिरने से पूरी हो गई थी, जिसे दिग्विजय को खुद आगे जोका खनक को अपनी हथेली पर लगी हल्दी को उसकी गालों पर लगाना पड़ रहा था। वहीं दिग्विजय के ऐसा करते ही गायत्री के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपने नम हो चुकी पलकों से दिग्विजय को देखते हुए मुस्कुरा देती है। जाने अनजाने दिग्विजय को अपने दिल में एक गुदगुदी सी हो रही थी, क्योंकि वह सबके सामने अभी खनक को अपने हाथों से उसके गालों पर हल्दी लगा रहा था। दिग्विजय जो कि पूरी हरिद्वार का भगवान था, मलिक था, आज हरिद्वार का मालिक एक लड़की जो जाने अनजाने उसके दिल में बस रही थी, उसे अपने हाथों से हल्दी लग रहा। हाँ, ये चीज़ दिग्विजय को भी अंदर ही अंदर खुश कर रही थी, लेकिन उसे अपने दिल में इस बात को लेकर दर्द भी हो रहा था कि कल सिर्फ कल का दिन बाकी है और फिर खनक किसी और की हो जाएगी। लेकिन दिग्विजय इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दिग्विजय जो अभी अपने घुटने के बाल बैठा हुआ था, वह खनक को हल्दी लगाने के बाद उठने लगता है, और तभी जिस तरह से वह उठ रहा था उसके होंठ खनक के माथे को छू लेते हैं, जिस पर खनक और दिग्विजय दोनों की ही नजरें एक दूसरे से टकराती है और दोनों ही अपने बदन में एक सुरसुरी सी महसूस करते हैं। दिग्विजय जल्दी से खड़ा होता है और महेंद्र जी से कहकर बाहर की ओर चला जाता है। वही खनक की नजरें तब तक दिग्विजय को देखते हैं जब तक कि वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाता। इस पूरी घटना को शुरुआत से नजरें टिकाए अग्नि और नीलम देख रहे थे, जो दिग्विजय का दिल का हाल भी समझ रहे थे, इसलिए अब दोनों ने तय कर लिया था कि उन्हें दिग्विजय और खनक को ही एक करना है, चाहे जो हो जाए। अग्नि तो नीलम से यह बात भी करना चाहता था कि उसने पिछले रात दुआ में क्या मांगा था। नीलम खनक की नज़रों में बेचैनी में भरते हुए देख रही थी, जिस पर नीलम को ये यकीन हो रहा था कि कहीं ना कहीं खनक भी दिग्विजय को लेकर कुछ तो महसूस कर रही है। जिसके बाद नीलम अपनी जगह से उठकर खनक के करीब जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, नीलम ने कहा, अंडस को। नीलम साइड में रखे कटोरी से हल्दी उठाकर खनक के हाथों पर मलते हुए उससे कहती है, खनक तुम अभी बहुत छोटी हो शादी के करने लिए, लेकिन फिर भी काका तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। तुम इस शादी से खुश तो हो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी चीज़ को लेकर तुम दबाव में आकर यह शादी कर रही हो, या फिर काका पर ही किसी चीज़ का दबाव हो? अगर ऐसा है तो तुम हमें बता सकती हो, हम काका से इस बारे में बात करेंगे। खनक मुस्कुराते हुए नीलम के सवालों का जवाब देती है, अंडस को आप हमारे लिए इतना सोच रहे हो उसके लिए थैंक यू, लेकिन मेरे दादू ने जब इस रिश्ते को तय किया था तब उन्होंने हमसे पूछा था और हमने अर्नव जी से भी बात की थी। अर्नव का नाम लेने पर खनक हल्का सा शर्मा जाती है। उन्होंने हमसे कहा कि हम अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, वह बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ कह दिया। नीलम खनक की बात सुनकर कुछ कह तो नहीं पाती है, बस मुस्कुरा देती है और वहां से अपने हल्दी वाले हाथ झाड़कर उठकर महेंद्र जी के पास जाकर उनसे कहती है, नीलम, अंडस को काका, अब हल्दी की रस्म तो पूरी हो गई है, तो अब हमें चलना चाहिए, हम फिर आएंगे मेहंदी में। खनक की मेहंदी हो सके तो हम ही लगा देंगे उनको, शगुन की मेहंदी उन्हें कोई और लगा देंगी। महेंद्र जी नीलम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आपको जैसा ठीक लगे मालकिन, हमारी बच्ची आपकी बच्ची की जैसी ही है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। नीलम महेंद्र जी को कहकर अग्नि और मीठी को लेकर वहां से बाहर की ओर आ जाती है।
दिग्विजय बाहर ही गाड़ी की टेक लगाकर खड़ा हुआ था। जब वह नीलम और सबको बाहर आते हुए देखता है तो सीधा होकर कर का बैक डोर खोलकर खड़ा हो जाता है। नीलम दिग्विजय के पास आकर अग्नि और मीठी को बैक सीट पर बैठने के लिए कहती है। अग्नि मीठी को लेकर बैक सीट पर बैठ जाता है। नीलम दिग्विजय को कार ड्राइव करने के लिए कहती है और खुद आगे पैसेंजर सीट में दिग्विजय के पास बैठ जाती है। दिग्विजय को कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी वह जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर रावत मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। नीलम दिग्विजय से कहती है अंडस्को आपको पता है दिग्विजय खनक इस शादी को लेकर बहुत खुश है। हमने जब उससे पूछा कि क्या आप इस शादी को लेकर खुश हैं तो वह अर्नव जो उनके होने वाले पति का नाम है उनका नाम लेकर वह कितना शर्मा रही थी। उनकी शर्म, उनके चेहरे की लाली क्या बताएं आपको दिग्विजय कितनी प्यारी लग रही थी। ओह, हम तो आपको बताना ही भूल गए कि काका की पोती का नाम खनक है। कितना प्यारा नाम है ना खनक। जिनकी जिंदगी में जाएंगी उनकी जिंदगी खनक के नाम की तरह खनकती रहेगी। आपको तो याद नहीं होगा ना कि काका की पोती का नाम शादी के कार्ड पर खनक लिखा था। दिग्विजय नीलम की ओर देखता है, उसकी हाथ की पकड़ स्टीयरिंग पर कसी हुई थी। वह बस हाँ में अपना सर हिलता है जैसे उसे खनक का नाम याद है। नीलम दिग्विजय के हाथ की पकड़ स्टीयरिंग पर कसी हुई देख चुकी थी, जिसे देख नीलम मुस्कुरा देती है और खुद के मन में कहती है आपको चाहत है उनकी, लेकिन आप इस चाहत को अपनाना नहीं चाहते। लेकिन हम भी आपकी भाभी माँ है दिग्विजय, आपको आपकी जिंदगी सिर्फ एक वादे के लिए बर्बाद करने नहीं देंगे। हम वही करेंगे जिसमें आपकी खुशी शामिल होगी और उसके लिए चाहे अगर हमें अपने पिता और बहन के खिलाफ जाकर आपकी शादी काका की पोती खनक से करवानी पड़ेगी तो हम ऐसा करेंगे और हम इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। दिग्विजय नीलम और अग्नि को रावत मेंशन छोड़कर सीधे अपने काम के लिए हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। वहीं नीलम और अग्नि दिग्विजय के कार के जाते ही जल्दी से मेंशन के अंदर जाते हैं और नीलम अग्नि से कहती है अंडस्को अग्नि आपने नंबर लिया ना, जल्दी फोन निकालो और कॉल करो उसे। अग्नि नीलम से अंडस्को हाँ भाभी माँ, हमने गायत्री से उनका नंबर ले लिया है और हमने उन्हें कॉल भी किया था लेकिन तब बिजी आ रहा था, रुकिया अभी देखता हूँ कहते हुए अग्नि अपने फोन पर एक नंबर डायल करता है, जिस पर 2-3 रिंग जाने के बाद कॉल रिसीव होता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है अंडस्को हेलो। कॉल रिसीव होने पर अग्नि जल्दी से फोन को स्पीकर पर करता है ताकि उसकी और दूसरी तरफ से बात कर रहे उस शख्स की सारी बातें नीलम भी सुन सके। अग्नि नीलम को देखते हुए फोन में कहता है अंडस्को हेलो, क्या अर्नव कुलकर्णी से बात हो रही है। फोन के दूसरे तरफ का शख्स कहता है अंडस्को हाँ अर्नव कुलकर्णी से बात हो रही है, लेकिन आप कौन हैं। अग्नि और नीलम की अर्नव की हामी भरने पर आंखें चमक उठती है, दोनों एक दूसरे को थम्स अप दिखाते हैं। फिर अग्नि आगे कहता है अर्नव में अग्नि ठाकुर दिग्विजय रावत उर्फ मालिक का छोटा भाई। अर्नव फोन के दूसरे तरफ के शख्स की पहचान जानकर कि वाह हरिद्वार के मालिक दिग्विजय रावत का छोटा भाई अग्नि ठाकुर है, वह चौंक जाता है कि आखिर मालिक के भाई को उससे क्या काम हो सकता है। अर्नव खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है अंडस्को हाई, तो मैं मलिक के छोटे भाई के लिए क्या कर सकता हूँ। नीलम अग्नि को बोलने का इशारा करती है तो अग्नि अर्नव से कहता है वह अर्नव, मैं खनक के बारे में कुछ बात करना चाहता था तुमसे। अर्नव खुद को नॉर्मल रखते हुए अंडस्को हाँ कहिए क्या कहना चाहते थे। अग्नि अर्नव से अंडस्को वह बात यह है कि हमारे भाई दिग्विजय रावत उर्फ मालिक महेंद्र जी की पोती खनक को पसंद करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारी भाभी माँ महेंद्र काका से खनक का हौंत हमारे भाई के लिए मानती तब तक महेंद्र काका ने खनक का रिश्ता आपके साथ तय कर दिया था। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि क्या आप खनक और हमारे भाई के इस शादी से इनकार कर सकते हैं। अर्नव से इतना कहने के बाद अग्नि नीलम को देखते हुए गहरी सांस लेता है और अर्नव की कुछ कहने का इंतजार करने लगता है, लेकिन दूसरे तरफ से अर्नव की कोई आवाज नहीं आती है। अंडस्को दिग्विजय के एहसास। अर्नव से इतना कहने के बाद अग्नि नीलम को देखते हुए गहरी सांस लेता है और अर्नव की कुछ कहने का इंतजार करने लगता है, लेकिन दूसरे तरफ से अर्नव की कोई आवाज नहीं आती है। काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब अग्नि को अर्नव की कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो अग्नि वापस से अर्नव को आवाज देते हुए कहता है हेलो अर्नव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। हेलो अर्नव। अर्नव जो अग्नि की आवाज साफ साफ सुन पा रहा था, लेकिन वह अपने सामने बैठी औरत को देख रहा था क्योंकि वह कुछ भी बोलने से पहले उससे एक भी गलती ना हो सके। अर्नव के सामने जो औरत 70 से 80 साल की औरत बैठी थी वह अर्नव को अपने हाथ की इशारे से ना कहने के लिए कहती है। तो अर्नव अग्नि से कहता है अंडस्को सॉरी मिस्टर ठाकुर, लेकिन मैं खुद खनक से प्यार करता हूं और मैं अपनी होने वाली पत्नी को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता, इसलिए आप गलत जगह ट्राई कर रहे हैं तो मुझे दोबारा से कॉल ना करें, कहकर अर्नव अग्नि का कॉल कट कर देता है। अर्नव अग्नि का कॉल कट करने के बाद अपने सामने बैठी औरत को देखता है तो वह औरत अपनी जगह से उठकर उससे थोड़ी दूरी पर बने एक दीवार पर लगे बड़े से फोटो के पास जाती है और वहां रखे माचिस को उठाकर दिया जलाते हुए अर्नव से कहती है
वाह औरत अंडस्को हम तुम्हारी शादी उस लड़की से सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे हैं कि तुम उसे दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाओ और उसे ऐशो आराम की जिंदगी दो। हम तुम्हारी शादी उस लड़की से सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में तुम्हारी जरिए हम उस लड़की को वह सजा दे सके जो उसकी माँ ने हमारे बेटे को जीते जी दी थी। हमारे बच्चे की जिंदगी छीनने वाली उसकी मां की सजा अब उसकी बेटी भुगतेगी। उस महेंद्र शेखावत को क्या लगता है कि वह धैर्य और धनी की निशानी को हमसे छुपाए चलेगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हम शुरू से जानते थे कि महेंद्र शेखावत धैर्य और धनी की बेटी को हर जगह अपने साथ छुपा कर रख रहा है ताकि उसके बारे में किसी को भी पता ना चल सके और वह उसे बचा सके। लेकिन हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि उन मुर्दों में जिंदगी को ना पहचान सके। हमने इस वक्त कसम खाई थी कि हम उसकी बेटी को वही सजा देंगे जो हमारे बेटे को उसकी मोहब्बत में मिली थी। तो अब उसकी बेटी इस लायक हो चुकी है कि अब उसे वह तड़प दी जाए। तो बस अब तुम ऐसी कोई गलती मत करना, अर्नव कहते हैं। वह औरत अर्नव की तरफ एक झटके में घूम जाती है जिससे अर्नव डर कर 2 कदम पीछे की ओर खिसक जाता है। तो वह औरत अर्नव के पास आती है और झटके से उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहती है, हम तुम्हारी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें एक भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। हमें वह लड़की तुम्हारी पत्नी के रूप में चाहिए, मतलब चाहिए। अगर वह लड़की जो उस लड़के ने नाम बताया था दिग्विजय रावत, अगर उस लड़के से जुड़ गई तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा। क्योंकि वह लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, वह इस पूरे हरिद्वार का भगवान जैसा है। उसके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है और उसके खिलाफ जाकर हम यहाँ उस लड़की का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए तुमसे जितना हो सके उस लड़की को उस दिग्विजय रावत से दूर रखना है। तुम्हें तुम्हारी पत्नी बनने के बाद हम उसे राजस्थान लेकर जाएंगे और उसे वही तड़पा देंगे जो हमारे बेटे ने कभी बर्दाश्त किया था। हमारे बेटे ने सिर्फ उसकी माँ धानी से एक मोहब्बत ही तो मांगी थी, लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, उसके बाप की वजह से हमारे बेटे को छोड़ दिया। तो अब वही तड़प वही दर्द उसकी बेटी सहेगी। रावत मैंशन में अर्नव के साफ साफ मना करने के बाद अग्नि और नीलम दोनों का ही चेहरा उतर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और नामे सर हिलाते हैं। तो अग्नि नीलम से कहता है, अग्नि अंडस्को भाभी माँ आप क्या करें, इसने तो साफ साफ मना कर दिया और पता नहीं खनक के दिल में भाई के लिए कुछ है भी या नहीं। अलिया हम दोनों सिर्फ उन्हें मिलने की बेवजह ही कोशिश कर रहे हैं। भाभी माँ अग्नि को सही करते हुए कहती है, अंडस्को नहीं अग्नि, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया है वह गलत नहीं हो सकता है। मैंने खनक के बदन में दिग्विजय के छूने पर सिहरन को महसूस किया था और ऐसा एक लड़की के साथ तभी होता है जब उसकी दिल में सामने वाले इंसान के लिए कुछ फीलिंग हो, हल्की फुल्की ही सही लेकिन कुछ एहसास तो होगी और यही चीज़ हमें दिग्विजय और खनक के बीच में पैदा करनी है। लेकिन अब ऐसा करे तो करे कैसे, क्योंकि अर्नव ने तो साफ मना कर दिया है कि वह खनक से शादी करने से इनकार नहीं करेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दिग्विजय और खनक को एक नहीं कर पाएंगे। भाभी माँ आइडिया, अग्नि चुटकी बजाते हुए नीलम की आगे उछाल कर आते हुए कहता है, अगर आपने आइडिया कहा है तो बता भी दीजिए कि आपके पास ऐसी कौन सी आइडिया है जो हमारे जय और खनक को एक कर सकती है। नीलम भी वैसे ही अग्नि के बालों को बिगड़ते हुए कहती है। अग्नि नीलम के बिगाड़े हुए उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, अंडस्को भाभी माँ आइडिया तो मस्त है, लेकिन भाई और खनक को एक कर सकती है ये या नहीं कह सकता, लेकिन उनके एक होने के लिए रास्ता जरूर बना सकता है। अच्छा ऐसा कौन सा आइडिया है, अब बाता भी दो। नीलम जाकर सोफे पर आराम से बैठते हुए अग्नि से कहती है। तो अग्नि भी जाकर नीलम के पास बैठता है और उसकी गोद में अपना कर रख लेता है। नीलम उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, अंडस्को कितना भाव खाओगे बता दो। तो अग्नि कहता है, अंडस्को भाभी माँ अगर हम लोग अर्नव को शादी के दिन किडनैप कर ले तो। नीलम चौंकते हुए, क्या आप अर्नव को किडनैप करना चाहते हो? अग्नि अंडस्को हाथ तो और क्या करूं भाभी माँ, वह अर्नव बंदर की शक्ल वाला, उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि वह शादी से इनकार नहीं करेगा। वह खनक से प्यार करता है, शादी करेगा। तो यार क्या करूं, मेरे भाई के लिए जो सही है मैं तो वही करूंगा। मैंने तो आपको बताया था ना, मैंने भगवान से उसके मरने की भी दुआ मांग ली है, लेकिन क्या करूं भगवान भी देरी कर रहे हैं, इसलिए खुद ही उसे किडनैप कर लूंगा। अग्नि की पूरी बात सुनकर नीलम अपना सर पकड़ते हुए कहती है, अंडस्को है भगवान, ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला, ऐसे ही हरकतें करता है और जय से डांट भी सुनता है। आप ना जाए के सामने ऐसा कुछ मत कहना अग्नि प्लीज। नीलम अग्नि के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है। अब इसमें ऐसा क्या कर दिया भाभी मैं जो आप इस तरह से कर पकड़ कर बैठी हैं? घर के अंदर आते हुए दिग्विजय को देखकर दोनों ही चुप हो जाते हैं। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, आपको तो पता है कि यह बस शैतानी ही करते रहते हैं और उनके पीछे हम परेशान होते रहते हैं। तो बस आज भी ऐसे ही हरकतें हैं इनकी, तो हम अपना सर पकड़ कर बैठ गए, बाकी कुछ नहीं। आप एक काम कीजिए, आप दोनों जाए फ्रेश होकर आइए, हम आप दोनों के लिए खाना लगते हैं।
नीलम जल्दी से सोफे से उठकर किचन की तरफ जाने लगती है। उतने में अग्नि भी अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं दिग्विजय से कहता है भाई भाई हम अभी तुरंत मुंह धोकर आते हैं। ठीक है कहकर अग्नि भी अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। दिग्विजय बस दोनों को दो दिशा में जाते हुए देखते रहता है और खुद से कहता है दोनों को क्या हुआ, अभी तो ठीक ठाक दोनों साथ में बैठे बातें कर रहे थे, हमारे आते ही दोनों को पता नहीं क्या हो गया। तभी मीठी आकर उसके सामने अपने हाथ आगे करते हुए कहती है मीठी अंडस्को हमारा चॉकलेट चाचू। दिग्विजय नीचे झुककर मीठी को अपने गोद में उठाते हुए कहता है अंडस्को आप अगर हर वक्त चॉकलेट खाएंगी तो आपके दांत सड़ जाएंगे, फिर हम आपको डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे और आपके वह सड़े हुए दांत डेंटिस्ट को बोलेंगे कि वह निकाल दे। मीठी प्यार से अपने मुंह का पाउट बनाते हुए कहती अंडस्को नहीं चाचू हमारा दांत नहीं छिड़ेगा, हम रोज सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं। मम्मी कहती है इससे दांतों में कीड़े नहीं लगते। मीठी प्यारी प्यारी बात सुनकर दिग्विजय मुस्कुराते हुए मीठी की दोनों गालों पर किस करता है, फिर अपने पेंट के पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल कर मीठी को देता है और मीठी उसे लेकर खुश हो जाती है और दिग्विजय के गालों पर किस करके वहां से भाग जाती है। दिग्विजय अपने कमरे में आता है और अपने कोट को उतार कर सोफे पर फेंकते हुए अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम में चला जाता है। दिग्विजय बाथरूम में घुसकर अपने शर्ट को उतार कर सिंक के सामने खड़ा होता है और जैसे ही नल चालू करके पानी हाथ में लेकर अपने चेहरे पर मारने जाता है तो उसकी नज़र अपने गले पर लगी हल्दी पर चली जाती है, जो कि बाउल के टूटने पर जो हल्दी छिटक कर इधर उधर फैली थी उनमें से कुछ दिग्विजय के हाथों और उसके गले पर भी लग गई थी। दिग्विजय उस हल्दी को छूता है तो मानो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने अभी खनक को छुआ हो। दिग्विजय को अभी वही एहसास हो रहा था, खुद की हल्दी लगे हिस्से को छूकर जैसे उसे खनक को हल्दी लगाते वक्त एहसास हुआ था। हल्दी लगे हिस्से को छूते हुए दिग्विजय के होठों पर एक लंबी सी मुस्कान खिल जाती है। क्या हुआ जय जी, हमें याद कर रहे हैं? हम तो यही हैं आपके पास, आपके दिल में। खनक सामने खड़ी दिग्विजय के दिल पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है। दिग्विजय ने सामने देखा तो खनक उसके सामने पीले रंग के लहंगे पर चेहरे पर एक लंबी मुस्कान ले खड़ी उसे ही देख रही थी। दिग्विजय अपने हाथ आगे कर खनक को छूने की कोशिश करता है तो खनक उसके हाथ पर मारकर उसके हाथ को हटा देती है, फिर खुद आगे बढ़कर अपने हाथों को दिग्विजय के गाल पर रखती है और उसके हाथों को अपने कमर पर। खनक अपने गालों को दिग्विजय के गालों पर रगड़ने के बाद उससे अलग होकर कहती है अंडस्को लीजिए जय, अब तो हमारे नाम की हल्दी आपको भी लग गई। खनक के इतना कहते ही दिग्विजय अपनी पकड़ खनक की कमर पर कसते हुए उसे अपने करीब कर लेता है। तभी दिग्विजय को बाहर से नीलम आवाज देकर बुलाती है तो दिग्विजय दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है अंडस्को आ रहे हैं भाभी माँ, बस 5 मिनट। नीलम से इतना कहने के बाद जैसे ही दिग्विजय वापस से खनक की ओर मुड़ता है तो वह हैरान रह जाता है। दिग्विजय पहुंचा खनक के कमरे में। दिग्विजय को बाहर से नीलम आवाज देकर बुलाती है तो दिग्विजय दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है अंडस्को आ रहे हैं भाभी माँ, बस 5 मिनट। नीलम से इतना कहने के बाद जैसे ही दिग्विजय वापस से खनक की ओर मुड़ता है तो वह हैरान रह जाता है। बाथरूम में दिग्विजय अकेला था, वहां खनक तो कहीं थी ही नहीं। दिग्विजय चारों ओर खुद को घुमा कर पूरा देख चुका था लेकिन खनक वहां कहीं नहीं थी। दिग्विजय शीशे में खुद को देखते हुए अपने गर्दन को सहलाते हुए कहता है अंडस्को दिग्विजय, तू पागल हो गया है। तू एक लड़की के लिए ऐसा सोच रहा है जिसे तू कुछ दिन पहले तक जानता भी नहीं था और अब तुझे वह लड़की इतनी अपनी क्यों लग रही है? क्यों तू उसके बारे में सोच रहा है? दिग्विजय छोड़ दे उसके बारे में सोचना, वह किसी और की अमानत है। दिग्विजय शीशे में देखते हुए एक गहरी सांस भरता है, फिर जल्दी से अपने चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारकर रैक पर रखी टॉवल लेकर बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे आ जाता है। लो अभी तक आप यही है, चलिए जल्दी से खाने के लिए, नहीं तो अग्नि से कुछ बचेगा ही नहीं जो हम और आप कुछ खा पाएंगे। नीलम के कहने पर दिग्विजय हंसते हुए कहता है अंडस्को वह बच्चा है भाभी माँ, इसलिए वैसी हरकतें करते रहता है। जब बड़ा हो जाएगा तब हम और आप उसकी इन्हीं हरकतों को मिस करेंगे। हाँ चलिए, नहीं तो वह बच्चा सारा खाना खा जाएगा और हम दोनों बच्चे को देखते रह जाएंगे। इसलिए अब चलिए जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर आपको ऑफिस का काम भी तो करना है जो लेकर आए हैं इतनी सारी फाइल्स। नीलम बेड पर रखे फाइल के भंडार को दिखाते हुए कहती है और हंसते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। दिग्विजय भी बेड पर रखे फाइल की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकालकर हॉल में आता है तो देखता है कि मीठी और अग्नि दोनों पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और अग्नि थोड़ा थोड़ा बाउल से स्पून से निकाल कर कुछ न कुछ खाए जा रहा था, जिसे देख अब नीलम उसके हाथ पर मरते हुए कहती है थोड़ा तो सब्र कर लो, आने दो जय को। उसके बाद प्लेट में लेकर आराम से खाना, ऐसे लेकर खाने का क्या मतलब होता है? गंदी बात होती है ना। तो अग्नि स्पून जिससे वह बाउल में से खाना निकाल कर खा रहा था उसे चाटते हुए नीलम से कहता है अंडस्को भाभी माँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी खाकर भूख मिटा रहा हूँ। जब तक भाई आएंगे तब तक तो मेरी जान ही निकल जाएगी भूख से अगर मैं ना खाऊंगा।
मीठी अग्नि की बात सुनकर हंसने लगाती है, फिर हंसते हुए कहती है, अंडस्को चाचू, छोटे चाचू बुक्कर है। अग्नि हैरान होते हुए, ये बुक्कर क्या होता? दिग्विजय जो डाइनिंग टेबल के पास आ गया था वह अग्नि की सर पर चपत मारते हुए कहता है, उसके बुक्कर बोलने का मतलब है कि आप भुक्कड़ हो, समझे? इस बड़ी ही हरकतें तो मत कीजिए कि मिठी भी आपको भुक्कड़ बोलने लगे। दिग्विजय अपना चेयर खींचकर बैठ जाता है तो नीलम उसकी प्लेट पर खाना परोसने लगती है और अग्नि अपना मुंह फूलते हुए मीठी को देखता और उसे अपनी जीभ चिढ़ाने लगता है। तो मीठी भी अपनी जीभ चिढ़ाते हुए कान के पास उंगली रखकर अग्नि को चिढ़ाने लगती है। दोनों को देखकर दिग्विजय और नीलम हंसने लगते हैं। नीलम तीनों को खाना परोसकर खुद भी उनके साथ खाने के लिए बैठ जाती है। नीलम खाना खाते हुए दिग्विजय को देखती है तो दिग्विजय मिठी को खाना खिला रहा था और खुद भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। नीलम दोनों को मुस्कुराकर देखती है। मिठी बेटी तो नीलम और दिग्विजय के बड़े भाई की बेटी थी, लेकिन उसमें दिग्विजय की जान बसती थी। नीलम दिग्विजय को देखते हुए कहती है, अंडस्को जय, कल खनक की मेहंदी है तो हमें जाना है। दिग्विजय जो अब तक अपना खाना आराम से खा रहा था, नीलम के खनक के नाम लेते ही उसके होंठ रुक जाते हैं। खनक का नाम लेने पर दिग्विजय के रुकते हुए हाथ को नीलम और अग्नि दोनों ही देखते हैं, लेकिन दोनों में से अभी उस बारे में कोई भी कुछ नहीं कहता है। सिर्फ नीलम दिग्विजय से कहती है, अंडस्को जाएंगे ना जय। दिग्विजय अपने हाथ के निवाले को मीठी को खिलाते हुए कहता है, अंडस्को भाभी माँ, हमें कल बहुत काम है, मीटिंग्स है तो हम नहीं जा पाएंगे, आप अग्नि के साथ चले जाएगा। मुझे मन नहीं है भाभी माँ, आप चले जाना। लेकिन जय अभी नीलम आगे कुछ कहती उससे पहले ही दिग्विजय मिठी के मुंह को नेपकिन से साफ कर उसे पानी पिलाता है और अपने चेयर से उठकर सिंक में जाकर अपने हाथ धोते हुए नीलम से कहता है, दिग्विजय, अंडस्को भाभी माँ, आपने देखा ना हमारे बैग पर कितनी सारी फाइल रखी हुई थी, तो हमें बहुत सारे फाइल्स कंप्लीट करने, इसलिए अभी हम जा रहे हैं। जल्दी से फाइल्स कंप्लीट करने के लिए आप लोग खा लीजिएगा। कहते हुए दिग्विजय सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। नीलम और अग्नि दिग्विजय को जाते हुए देखते रह गए थे, क्योंकि इससे पहले कभी भी दिग्विजय खाने की टेबल से इस तरह से नहीं उठकर नहीं गया था। अग्नि, अंडस्को नीलम से, भाभी माँ ये भाई को क्या हुआ? नीलम, अंडस्को क्या पता, हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से ऐसे हैं। वैसे काली कहाँ गए हैं? वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर काली होते तो शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर पाते और उनके रहते पर दिग्विजय इस तरह से परेशान भी नहीं होते हैं। अग्नि अपने मुंह में खाना डालते हुए, अंडस्को वो काली भाई ना आपका और भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसने करवाया था? इस बारे में पता करने गए हैं। सिकंदर भाई भी उनके साथ ही गए हैं। दिग्विजय अपने कमरे में पहुंचकर बेड पर आलथी पलथी मारकर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप को अपने गोद में रख ओपन कर फाइल के भंडार में से एक फाइल उठाकर उसमें कुछ चेक करता है, फिर लैपटॉप में उसे सेव करता है। फिर कुछ चेक करता है, फिर उसे लैपटॉप में सेव करता है। ऐसे करते हुए 2-3 फाइल के काम दिग्विजय जल्दी जल्दी पूरी करता है, लेकिन जैसे ही चौथे फाइल उठाता है उसमें लिखे एक नाम को देखकर दिग्विजय को खनक की याद आने लगती है। उस फाइल पर महेंद्र जी का नाम लिखा हुआ था, तो दिग्विजय को महेंद्र जी के नाम से खनक की याद आ जाती है और दिग्विजय बस उस फाइल को देखने लगता है। जैसे उसे उस फाइल में खनक का चेहरा नजर आ रहा हो, दिग्विजय उस फाइल को खोलकर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन दिग्विजय अब काम भी नहीं कर पा रहा था। जब दिग्विजय काफी देर तक कोशिश करने पर भी काम नहीं कर पा रहा था तो दिग्विजय झल्ला कर फाइल्स को उठाकर टेबल पर ले जाकर पटक देता है और आकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखों को भी बंद कर सोने की कोशिश करता है, पर दिग्विजय इसमें भी नाकाम रहता है। तो दिग्विजय बेड से उठकर अपने कार की चाबी लेकर मेंशन से बाहर निकल जाता है। दिग्विजय मेंशन के गैराज में जाकर अपनी कार में बैठ कार स्टार्ट कर कार लेकर मेंशन से बाहर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए जहाँ उसके बेचैन दिल को चैन मिल जाए। तभी दिग्विजय की आंखों के सामने फिर से खनक का चेहरा घूमने लगता है, तो दिग्विजय अपनी कार खनक यानी कि महेंद्र जी के घर की ओर मोड़ देता है। कुछ ही देर में दिग्विजय की कार महेंद्र जी के घर की कुछ दूरी पर रुकती है। दिग्विजय कार का डोर खोलकर बाहर आता है और कार के बोनट पर लेटकर खनक के घर की तरफ देखने लगता है। दिग्विजय काफी देर तक कार की बोनट पर लेटा खनक के घर की तरफ इस उम्मीद से देखता है कि काश उसे खनक की एक झलक देखने को मिल जाए, लेकिन दिग्विजय की बुरी किस्मत, खनक का वो मासूम सा खूबसूरत चेहरा दिग्विजय को कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। दिग्विजय से अब खनक का चेहरा देखे बिना उससे उसकी बेचैन होती दिल की धड़कन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिससे दिग्विजय अपने कार के बोनट से कूदता है और खनक के घर की तरफ चला जाता है। जब दिग्विजय खनक के घर पर पहुंचता है, दिग्विजय जाकर डोरबेल पर अपनी उंगली रखता ही है कि तभी उसे एहसास होता है कि वह ऐसे कैसे इतनी रात को खनक के घर का डोरबेल बजा सकता है। इसलिए दिग्विजय सोचने लगता है कि अब खनक को देखने के लिए क्या किया जाए। लेकिन अब दिग्विजय ये पक्का कर चुका था कि वह खनक को देखकर ही रहेगा। तभी उसे दीवार फांदकर घर में घुसने का आइडिया आता और दिग्विजय काम हाइट वाली दीवार ढूंढने लगता है।
तभी उसे पीछे की ओर जहां से दीवार थोड़ी छोटी थी वह नजर आती है तो दिग्विजय वहां से कूदकर दीवार के पर जाने की कोशिश करता है और खुद के मन में ही बड़बड़ाता है, अंडस को देख लो, हरिद्वार का मालिक को एक लड़की को देखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इस तरह चोरों की तरह घर में घुसना पड़ रहा है, कहीं कोई चोर समझकर हमारी पिटाई ना कर दे। और ये लड़की पता नहीं कहाँ है, इसका कोई अता पता ही नहीं है। भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि हरिद्वार का मालिक अब चोरी करने लगा है। खुद से कहते हुए दिग्विजय बालकनी से होते हुए खनक के कमरे में पहुंच जाता है। अंडस को